प्यारे छात्रों, आइए अब हम निबंधों का जो क्रम है उसकी शुरुआत करते हुए आज सबसे पहला जो निबंध है साहित्य की महत्ता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस निबंध के जो लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनका सामान्य परिचय इस तरह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। मुंबई जाकर संस्कृत अंग्रेजी पढ़ी, गुजराती मराठी भी सीख ली। रेलवे में नौकरी कर ली। झांसी में ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में चीफ बाबू बने थे कि अन्याय हुक्म के खिलाफ इस्तीफा देकर इलाहाबाद चले आए। 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। यहीं से उनकी बहुमूल्य हिंदी सेवा शुरू होती है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को गद्य तथा काव्य भाषा के रूप में बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाषा को शुद्ध, व्याकरण सम्मत तथा समर्थ बनाया। पत्रिका ऐसी चमकी कि बड़े बड़े लेखक अपनी रचनाएं छपाने को इज्जत की बात समझने लगे। द्विवेदी जी ने सभी तरह के विषय को साहित्य में अपनाया और जीवन के आदर्शों को बढ़ावा दिया। तभी से हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ। उनकी रचनाएं विनय विनोद, गंगा लहरी, द्विवेदी काव्यमाला, वेकन विचार रत्नावली, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत आदि ये सब अनुदित थे, मतलब दूसरी भाषाओं के लेख को अनुवाद किया गया। उनकी खुद की जो मौलिक लेख हैं वे हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श, विज्ञान वार्ता, आध्यात्मिकी, साहित्य शिखर आदि। 29 दिसंबर 1938 को आपका स्वर्गवास हो गया। प्रस्तुत निबंध के जो विचार बिंदु हैं, पाठ का नाम तो आपने जान लिया, साहित्य की महत्ता। तो इसका अर्थ यह हो गया कि साहित्य की क्या महत्व है, उसके बारे में द्विवेदी जी ने इस निबंध में बताया है। तो साहित्य पढ़ने की जरूरत क्या है? इसलिए कि साहित्य में सारा ज्ञान लिखा रहता है। सभी धर्मों, सामाजिक विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक उत्थान पतन, मनुष्य के सारे भावों और विचारों को साहित्य में पढ़ा जा सकता है। साहित्य सभ्यता की निशानी है। साहित्य मन का भोजन है। गंदा भोजन करने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। वैसे ही घटिया साहित्य पढ़ने से मन में नीच भाव आते हैं। साहित्य में लोगों को, राजसत्ता को बदलने की शक्ति है। साहित्य पतितों को उठाने वाला है, सभ्य और उच्च को ऊंचा बनाए रखता है। अच्छी भाषा और साहित्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा का उपयोग सर्वोत्कृष्ट है। दूसरी भाषाएं सीखी जानी चाहिए, पर अपनी सही उन्नति अपनी भाषा द्वारा ही होती है। मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है। तो इस पाठ में लेखक ने यही सब कुछ बताया है आगे, और वह बताने की कोशिश करता है कि साहित्य पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए, और इससे हमारे देश की तथा हमारे समाज की क्या कौन सी अवस्था सुधरने वाली है और क्या उन्नति होने वाली है। तो आइए उस पाठ को हम पढ़ते हैं। साहित्य की महत्ता। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सबसे पहली ही पंक्ति में उन्होंने बता दिया कि साहित्य क्या चीज़ है। क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश है, मतलब संपूर्ण ज्ञान भंडार जहाँ भरा हुआ है वही है साहित्य। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक भाषा की बात कही जा रही है। कोई एक भाषा, किसी एक भाषा में यदि खुद का साहित्य नहीं है तो वह रूपवती
भिखारिन की तरह है और उसे कोई आदर नहीं करेंगे। हमारे समाज में कई भाषाएं, कई बोलियां, कई उपभाषाएं चलती हैं, पर सभी बोलियों में, सभी भाषाओं में, सभी उपभाषाओं में साहित्य नहीं पाए जाते। तो वो लेखक कहते हैं कि जिस भाषा का अपना निज साहित्य नहीं है, खुद का साहित्य नहीं है, वह एक भिखारिन की तरह है। आगे कहते हैं, उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी ज्ञान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके उच्च नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो वह उसके साहित्यिक ग्रंथों में ही मिल सकता है। यहाँ साहित्यिक ग्रंथ कहने से आप लोग आज तक जितने काव्य ग्रंथ, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र तथा संस्मरण आज तक जो कुछ भी लिखे गए, आप उन सभी को साहित्यिक ग्रंथ या साहित्यिक भंडार कह सकते हैं, या साहित्य की भंडार कह लीजिए। तो होता क्या है, असल में व्यक्ति अपने समाज से जुड़ा होता है। वह जो कुछ भी लिखता है या उसके भावों और उसके विचारों में उसी समाज की तस्वीर ही उभरती है जिसमें वह खुद जीता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि किसी भी जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके उच्च नीच भावों का, धार्मिक विचारों का, सामाजिक संगठन का, इन सब का जो प्रतिबिंब यदि कहीं देखने को मिलता है तो वह साहित्य में ही मिल सकता है। इसी बात को लेखक कहना चाहता है। आगे वह कहता है, सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिख पड़े, आप निसंदेह निश्चय समझिए कि वह जाति असभ्य किंबा अपूर्ण सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तो लेखक यहाँ सीधा सीधा कहता है कि जिस जाति में साहित्य का अभाव होता है, साहित्य कम रहता है या नहीं रहता, नहीं के बराबर होता है, तो वह जाति असभ्य जाति है या अपूर्ण सभ्य जाति है। और लेखक कहता है कि साहित्य वैसा ही होता है जैसे समाज होता है। समाज में अगर हिंसा, पीड़ा, उत्पीड़न आदि हैं तो उन सब का चित्र भी वह उनके साहित्य में बिल्कुल दिखेगा। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिलती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें यह तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति का जीवन शक्ति इस समय कितनी या कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। तो यहाँ पर लेखक साफ साफ शब्दों में कहता है कि साहित्य ही समाज का आईना है। समाज जैसा होगा उसका हूबहू रूप हमें उनके साहित्य में मिल सकता है। यह बात लेखक यहाँ समझाना चाहता है। फिर आगे जो लेखक कहता है, आप भोजन करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, आपका शरीर क्या होगा, क्षीण हो जाएगा और अचिरात नासोन्मुख होने लगेगा। अचिरात मतलब जल्दी से नाश की ओर बढ़ने लगेगा। इस तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उससे यदि न लिया जाए तो उसकी वह काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। यही लेखक कहना चाहता है कि मस्तिष्क, हमारे दिमाग का जो खाद्य है वो है साहित्य। अतएव यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय या कालांतर में निर्जीव सा नहीं बना डालना चाहते हैं तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता और पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते रहना चाहिए। तो हमें कोई भी प्रश्न कर सकता है कि गणित हम पढ़ते हैं तो उसका तो वैल्यू है, भूगोल हम पढ़ते हैं उसका वैल्यू है, सबका वैल्यू है अपना अपना, लेकिन साहित्य हम क्यों पढ़ें, उसका क्या वैल्यू है।
इसी बात को यहाँ लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साहित्य जो है वो मस्तिष्क का खाद्य है। अर्थात यह हुआ कि हमारा दिमाग में अगर साहित्य रूपी जो भोजन है वह अगर न पड़े तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, यही लेखक कहना चाहता है। और लेखक कहता है लास्ट में कि अगर आपके मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय रखना है, जीवंत रखना है, तो आपको साहित्य का सेवन करना होगा और उसमें नवीनता और पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करना होगा। उत्पादन मतलब साहित्य लिखना होगा और साहित्य पढ़ना होगा, तभी हमारा दिमाग सतेज रहेगा, हमेशा सक्रिय रहेगा और हम अपने कामों में सफल हो पाएंगे, यही लेखक कहना चाहता है। इसके आगे का जो पाठ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।